हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी के नाम। मैं हूं अजय गुलिया। आज की वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में हम कवर करेंगे 3 से 9 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो के दौरान आपको मिलेंगे एमसीक्यू और वन लाइनर्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह की सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। जो नया अपडेट आया है गगनयान मिशन के बारे में। जैसे आपको पता होगा, गगनयान मिशन है अंतरिक्ष में क्रूड मिशन भेजने का, जो भारत का इसका के बारे में फर्स्ट अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन इसी साल क्वार्टर 4 में, मतलब नवंबर दिसंबर के दौरान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जो क्रूड मिशन है मीन्स गगनयान मिशन 2027 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसमें हमारे पायलट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। उससे पहले 2 अनक्रूड मिशन टेस्ट करने के लिए और भेजे जाएंगे, ताकि इसमें हमारा क्रूड मिशन सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा जो इसरो ने एक नया और अपडेट दिया है, जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं परमानेंट, उस वो 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। 2035 तक वहां पर जाकर परमानेंट हमारा जो अंतरिक्ष यात्री है उसके अंदर में एक तरह से रहने लगेंगे। किस तरह का हमारा एमसीक्यू बन सकता है इसके अंदर में, देखिए कि साथ साथ एमसीक्यू इसलिए देख लेना जरूरी है कि कम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन किस वर्ष विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको मैं बताया 2027 का हमने लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इंडिया ने सक्सेसफुली जो डीआरडीओ ने अग्नि 4 मिसाइल्स का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। 7 अगस्त को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से टेस्ट किया गया। ये मिसाइल जो है ना, 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी रेंज ये 4000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है, और इससे इंडिया को जो है ना एक डिफेंस के मामले में काफी ये सहायता मिली है इस टेस्ट को करने के बाद में। क्वेश्चंस किस तरह का बनते हैं वो साथ साथ देखते चलते हैं कि इन अगस्त इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि 4 मिसाइल फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द अग्नि 4। अग्नि 4 को डिस्क्राइब कैसे, ये क्या है, एक मीडियम रेंज 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल विद स्ट्राइक रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर। ये इसका सही उत्तर है, समझे। तो आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 से 37 हो गई है। जो साथ साथ हमारा पॉलिटी का जो आप लोग याद करते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजों का कई बार क्वेश्चंस आपको याद करना पड़ता है, आ भी जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखने की चीज है। और इस साथ साथ ये पक्का याद रखें कि एक्सक्लूड चीफ जस्टिस मीन्स चीफ जस्टिस को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल जज जो हो जाएंगे 38, क्योंकि चीफ जस्टिस भी एक जज है, बट ये जो स्ट्रेंथ है एक्सक्लूड चीफ जस्टिस है, तो टोटल 38 हो जाती है। और क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो एक बिल पास किया गया इसी सप्ताह में पार्लियामेंट के द्वारा 4 अगस्त को, उसमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन करना है, बर्थ ऑन डेथ का रजिस्ट्रेशन, इसको स्ट्रिक्ट किया गया है। अभी 2 साल, 1 साल से 2 साल के अंदर में, अगर 1 साल तक तो रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 साल से 2 साल के अंदर अगर टाइम हो जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। उसी के बाद उसका डेथ या बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा किसी का भी। अगर बाई चांस 2 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कोर्ट के थ्रू ही होगा। मीन्स उसके लिए ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी दी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यहाँ से ऑर्डर पास होगा तभी बर्थ या डेथ का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो इसके लिए कानून को काफी सख्त किया गया है। अभी कैजुअल में लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा बर्थ और डेथ को इमीडिएट रजिस्टर करने के लिए एक कानून बहुत सख्त हो गया। किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं हम साथ साथ कि अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बर्थ और डेथ रिपोर्टेड मोर देन 2 years आफ्टर इज
क्रेंस रिक्वायर्ड द ऑर्डर ऑफ विच अथॉरिटी, कि क्या बताया मैं कि जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। तो आपको पता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट द फर्स्ट क्लास वो ऑर्डर देगा, तभी जाके आपका डेथ और बर्थ रजिस्टर्ड हो पाएगा। तो इस तरह से आगे चलते हैं यूपीआई के बारे में। अच्छा, इस पार्लियामेंट ने क्या हुआ, अभी इस वीक में एक बिल पास किया, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने ऐड किया कि नॉमिनल एमडीआर लगा सकते हैं जो मर्चेंट्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर करके गवर्नमेंट फ्यूचर्स में लगाने की योजना बना रही है। इसी के साथ जो सोशल मीडिया में खबरें आने लगी कि यूपीआई के ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स करने वाली है। तो गवर्नमेंट ने सैटरडे को क्लेरिफाई किया है कल कि नो चार्ज फॉर यूजर, यूपीआई का कोई चार्ज यूजर के ऊपर नहीं लगेगा। कौन से यूजर के ऊपर नहीं लगेगा? पी टू पी, जो पर्सन टू पर्सन आप ट्रांजेक्शन करते हो। मीन्स मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ अपने किसी रिलेटिव को, अपने दोस्त को, तो उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर हम वो करने जा रहे पर्सन टू मर्चेंट, सपोज करो मैं एक फ्रिज खरीदने जा रहा हूँ और 10,000 रुपए का पेमेंट करता हूँ, तो वो पेमेंट अगर यूपीआई के थ्रू है तो देन गवर्नमेंट में आज फॉर सम मनी एज ए कमीशन, सपोज को 50 रुपए का कमीशन है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह का की चीजें हो सकती है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, बट मतलब गवर्नमेंट फ्यूचर्स में अभी तक नहीं लगाया है एमडीआर के लिए, गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी आ गई है, ये लगा सकती है कानून में, इसलिए अमेंडमेंट कर दिया गया है। यूपीआई के बारे में जान लेते हैं। यूपीआई है क्या? यूपीआई एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी सीधा सीधा कोई क्वेश्चन आता है कई जगह। यूपीआई की कौन सी किस कंपनी यूपीआई को ओन करती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ये गवर्नमेंट की कंपनी है और ये यूपीआई चलाती है। इसने यूपीआई बनाया था। क्वेश्चन आ जाता है किस कंपनी ने यूपीआई बनाया था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई कैसे काम करता है? यूपीआई लिंक हो जाता है मल्टीपल बैंक अकाउंट के साथ भी, और उसको कोई मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये 24/7 ट्रांजेक्शन्स करता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। और साथ साथ आपको देखो ये जो यूपीआई है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल पेमेंट सिस्टम्स बन गया है। तो ये यूपीआई के बारे में हमें थोड़ा, यूपीआई क्योंकि एक इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बड़ी है, इसलिए जान लेना जरूरी है। इसी सप्ताह नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया गया। इसमें इसका हिस्ट्री के साथ लिंक है, इसलिए ये हमें एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। कैसे? ये स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में बनता है कि नेशनल हैंडलूम डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अगस्त को, स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में। ऑब्जर्व, स्वदेशी मूवमेंट क्या 1905 में जो शुरू हुआ था, उसको उसकी स्मृति में मनाया जाता है। इस सप्ताह एक वो जो खबर सामने आई है, इंडिया की एक जो साइट है अरुणाचल प्रदेश में, ग्लासा लेक, उसको रामसर साइट के अंदर में इंक्लूड किया गया है। अब रामसर साइट की टोटल संख्या भारत में बढ़ के 101 हो गई है। तो इसका क्या इंपोर्ट एक्चुअली पूछा जाएगा, ये पता भी होना चाहिए रामसर साइट है क्या। रामसर साइट जो है ना वेटलैंड एरिया में, पानी का एरिया होता है, या पानी या दलदल एरिया, जिसमें में बर्ड्स और चिड़िया या इस तरह की कुछ चीजें जो हो जाती है, जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की होती है, उसको रामसर साइट बोला जाता है। इसको रामसर साइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामसर एक जगह है ईरान के अंदर में, जहां पे 1971 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी कि इस तरह की जो साइट्स है वर्ल्ड लेवल पे, उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाएगा, और उस देश के गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी उस साइट को प्रिजर्व करने की। तो इसलिए इसको रामसर साइट बोला जाता है। साथ साथ हमारा अपना नॉलेज को करंट अफेयर्स के साथ साथ नॉलेज को एनहांस करते रहना है, करंट जनरल नॉलेज को भी। इसी सप्ताह आर प्रज्ञानंदा, ये हमारा चेस का प्लेयर्स है, इसने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिज टूर्नामेंट्स को जीता है। ये टूर्नामेंट चला था 31 से 7 अगस्त तक के लिए,
और ये इसका काफी इंपॉर्टेंट जीत है। तो इस तरह का सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्पोर्ट्स के अंदर में। इसके अलावा गवर्नमेंट की योजनाओं में गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू की है। ये 7 अगस्त को कैबिनेट ने पास किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो टोटल कंप्रेस बायोगैस की प्रोडक्शन है उसको लगभग 10 गुना बढ़ाने का प्रपोजल है। इसके अंदर में अगर कोई प्लांट लगा रहा है उसको को 2 करोड़ पर टीपीडी टन पर डे का जैसे प्लांट लगाया तो उसको 2 करोड़ तक की गवर्नमेंट उसको सहायता देगी। और जैसे जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी ज्यादा सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ इसको पाइपलाइन के साथ में ले जाने के लिए और या ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट असिस्ट करेगी दूसरी चीजों में। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट उसके साथ में 10 ईयर का एग्रीमेंट करेगी कि उस इस रेट के ऊपर में 2110 पर MMBTU के हिसाब से उसकी जो यूनिट है उसको नापने के उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको बाई बैक करेगी, मतलब परचेज करेगी उसको प्लांट को। क्योंकि गवर्नमेंट आगे CNG PNG ये सब चीज के अंदर में ये जो CBG गवर्नमेंट बनेगी उसको को जैसे पेट्रोल के अंदर में हम लोग एथेनॉल मिलने लगा है इसी तरह से उसको मिक्सिंग करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं इस वीक के। वाइस एडमिरल AN प्रसाद ने चार्ज अज्यूम किया है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ्स का 1 अगस्त को। ये जगह लेंगे मिस्टर तरुण सोबे जो 31 जुलाई 2026 को रिटायर हो गए थे। उनकी जगह भारत के नए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उनको पढ़ाया गया था। एयर मार्शल तेजपाल सिंह जिन्होंने चार्ज लिया नए डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का 1 अगस्त को इन्होंने चार्ज लिया है। जो पुराने एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती थे वो रिटायर हो गए थे 31 जुलाई को, तो उनकी जगह एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने चार्ज लिया है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, हर वीक की वीडियो देखें। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको ऑल द बेस्ट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।